हम विभिन्न बाज़ारों में कीमतों का निर्धारण पढ़ रहे थे। इसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में कीमत का निर्धारण पढ़ा, एकाधिकार बाज़ार में कीमत का निर्धारण पढ़ा और एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाज़ार में कीमत का निर्धारण पढ़ा। आज हम एक बाज़ार का और जो रूप है अल्पाधिकार, उसकी बात करेंगे। अल्पाधिकार बाज़ार को ओलिगोपोली मार्केट भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ओलिगोपोली कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार कहते किसे, ठीक है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अल्पाधिकार यानी अल्प लोगों का अधिकार, अल्प मतलब थोड़े से। तो सीधी सीधी परिभाषा इसकी, अल्पाधिकार बाजार बाजार का वह रूप है जिसमें विक्रेताओं की संख्या एक से अधिक परंतु बहुत अधिक नहीं होती, अर्थात विक्रेताओं की संख्या कम से कम 2 और अगर ज़्यादा की बात करें तो 15-20 तक होती है। तो यहाँ थोड़े से विक्रेता होंगे, ठीक है। तो ऐसा बाजार जिसमें विक्रेताओं की संख्या 2 या लगभग 15-20 तक हो, तो ऐसे बाजार को हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार की एक और विशेषता है कि अल्पाधिकार बाजार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक में हम कहते हैं विशुद्ध अल्पाधिकार, या इसे आप पूर्ण अल्पाधिकार कह सकते हो। तो विशुद्ध अल्पाधिकार या जो पूर्ण अल्पाधिकार होता है, उसमें विभिन्न विक्रेताओं की जो वस्तुएं होती हैं वो समरूप होती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। जबकि जो विभेदीकृत अल्पाधिकार है, उसके अंतर्गत विभिन्न विक्रेताओं की वस्तु निकट की स्थानापन्न तो होती है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो भारत का जो कार बाजार है वो अल्पाधिकार बाजार का एक अच्छा उदाहरण है। ये विभेदीकृत अल्पाधिकार बाजार का उदाहरण है। समरूप अल्पाधिकार का तो बहुत कम मिलता है, जैसे पेट्रोलियम के क्षेत्र में मिल सकता है, या इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में मिल सकता है, या कोई भी जो कच्चे माल का उत्पादन जहाँ किया जाता है बड़े पैमाने पर, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो समरूप वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम है, लगभग हर रिफाइनरी में या जो भी पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वो समरूप पेट्रोलियम का उत्पादन करती हैं। पेट्रोल डीजल वो तो सेम ही होता है। तो जहाँ वस्तुएं समरूप होती हैं उसे शुद्ध या विशुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं, और जहाँ वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन होती निकट की स्थानापन्न है, तो ऐसे बाजार को हम कहेंगे विभेदीकृत अल्पाधिकार, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं अल्पाधिकार बाजार की एक तीसरी जो विशेषता है, जिसमें हम देखते हैं कि अल्पाधिकार बाजार में नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों का बहिर्गमन है कठिन होता है। ये नहीं कि पूर्ण प्रतिबंध होता है। अल्पाधिकार बाजार में नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं, पुरानी फर्में बहिर्गमन कर सकती हैं, लेकिन ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तरह या एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार की तरह इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी फर्में होती हैं। ऐसे में बाजार में अगर एक भी फर्म बाजार में प्रवेश करेगी तो उसका प्रभाव अन्य जो फर्में हैं उनके ऊपर पड़ेगा। इसलिए पहले से काम कर रही फर्में ये चाहेंगी कि बाजार में कोई नई फर्म प्रवेश न करे। दूसरी तरफ अल्पाधिकार बाजार में जो फर्में काम करती हैं वो बड़े आकार की होती हैं, उनमें ज़्यादा निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए कोई भी छोटी फर्म है वो आसानी से बाजार में प्रवेश नहीं करेगी। जैसे मैंने अभी कहा कार बाजार का उदाहरण दिया, तो कार बनाने के लिए कोई भी कंपनी है, क्या वो 10 लाख के निवेश से कार व्यवसाय में आ सकती है? नहीं आ सकती। कार का उत्पादन करने वाली कंपनी खड़ी करने के लिए करोड़ों रुपए का निवेश की आवश्यकता होती है, और वो हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए अल्पाधिकार बाजार में नई फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन इनका प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तरह आसान नहीं होगा। तो ये अल्पाधिकार बाजार की 3 प्रमुख विशेषताएं। इनके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो सिर्फ अल्पाधिकार बाजार में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं होती। तो
पहले अल्पाधिकार बाजार की विशेषताओं की बात चल रही है तो उसी की हम बात करेंगे। अल्पाधिकार बाजार के जो प्रकार हैं वो हेडिंग बाद में ले लेते हैं। तो 3 विशेषताएं तो मैंने बता दी। पहला, अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्या 2 या 2 से अधिक, लेकिन बहुत अधिक नहीं होती। दूसरी, अल्पाधिकार बाजार 2 तरह का होता है। एक प्रकार के बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, जिसे हम पूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं या शुद्ध अल्पाधिकार कहते हैं, और दूसरा प्रकार का जो बाजार है जिसे विभेदीकृत अल्पाधिकार कहेंगे, वहाँ विभिन्न फर्मों की वस्तुएं निकट के स्थानापन्न होंगी, समरूप नहीं होंगी। तीसरी विशेषता मैंने ये बताई कि नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों का बहिर्गमन कठिन होता है। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये है आपकी बुक में पेज नंबर 4.58 पे दिया हुआ है, अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं 4.58, देख लो, मिल जाएंगी। ठीक है, हेडिंग दिया है रणनीतिक परस्पर निर्भरता। तो अल्पाधिकार बाजार की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इस बाजार में फर्मों की संख्या थोड़ी सी होती है, इसलिए अगर एक भी फर्म ने अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया और उसकी बिक्री बढ़ी, तो इसका मतलब है अन्य फर्में हैं, उनके ग्राहक उस फर्म की तरफ गए। तो अगर एक भी फर्म ने कोई कार्यवाही की है तो उसका प्रभाव अन्य फर्मों पर अवश्य पड़ता है, और वो फर्में हैं वो भी प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ करेंगी। एक फर्म है अगर विज्ञापन ज़्यादा करती है तो उसका प्रभाव अन्य फर्मों पर पड़ेगा, अन्य फर्में भी विज्ञापन करेंगी। कहने का मतलब है अल्पाधिकार बाजार में फर्में स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती, उन्हें एक दूसरे की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको देखना होता है। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्में परस्पर निर्भर होती हैं। एक फर्म की बिक्री बढ़ने पर दूसरी फर्मों की बिक्री है वो कम हो जाएगी, इसलिए दूसरी फर्में अपनी बिक्री को और बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेंगी। तो चाहे वो कीमत के संबंध में हो, चाहे विज्ञापन के संबंध में हो, चाहे कोई और हो, एक फर्म द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का प्रभाव दूसरी फर्मों पर पड़ता है, और दूसरी फर्मों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का प्रभाव पहली फर्म पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए अल्पाधिकार बाजार में फर्म जब भी निर्णय लेती है तो वो इस बात को ध्यान में रखती है कि मेरे इस निर्णय का प्रभाव अन्य फर्मों पर क्या पड़ेगा और वो प्रतिक्रिया में क्या करेंगी। मैं कोई ऐसा एक्शन नहीं ले लूँ कि दूसरी फर्में हो प्रतिक्रिया में कोई ऐसा एक्शन ले लें कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस बात को सोच समझ करके ही प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म निर्णय लेती है। दूसरा है विज्ञापन का महत्व तथा विक्रय लागतें। अल्पाधिकार बाजार में जैसा कि अभी मैंने कहा थोड़ी सी फर्में होती हैं, इसलिए प्रत्येक फर्म का बाजार में एक बड़ा हिस्सा होता है, और ये फर्म अपनी पूर्ति को परिवर्तित करके बाजार की कुल पूर्ति को प्रभावित कर सकती है। जैसे अब कार बाजार का मैंने उदाहरण लिया तो मारुति कंपनी है, उसका शेयर काफ़ी बड़ा है कार बाजार में। ऐसे में अगर मारुति कंपनी है वो अपनी पूर्ति में वृद्धि करे तो कुल कार बाजार की पूर्ति पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो फर्में बड़े आकार की होती हैं और उन्हें अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ कार्यवाही करनी आवश्यक होती है, क्योंकि अपनी बिक्री बढ़ाने का मतलब है दूसरी फर्मों के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना। इसके लिए फर्में कुछ उपाय अपनाती हैं, जिनमें सबसे पहला है विज्ञापन। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्में विज्ञापन का सहारा लेती हैं। देखने में यह आता है कि अल्पाधिकार बाजार में आमतौर पर कीमतें लगभग स्थिर रहती हैं। फर्में कीमत को लेकर के आपस में कोई युद्ध नहीं करती है, आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक फर्म ने कीमतें कम की तो दूसरी फर्में अपने ग्राहकों को अपने पास रोकने के लिए कीमत कम करेंगी, तीसरी फर्म और कम कीमत करेगी, चौथी फर्म और कम करेगी। इस प्रकार कीमतों में अगर कमी करना प्रारंभ कर दिया जाए तो एक प्रकार से कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और इसका नुकसान सभी फर्मों को होगा।
इसलिए अल्पाधिकार बाजार में जो प्रतिस्पर्धा की जाती है वो कीमत को लेकर के नहीं की जाती। कीमत तो लगभग सभी फर्मों की एक जैसी ही रहती है, थोड़े बहुत अंतर होता है। अल्पाधिकार बाजार में जो प्रतिस्पर्धा की जाती है वो गैर कीमत प्रतिस्पर्धा होती है और इनमें विज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण होता है। फर्म कीमत तो अन्य फर्मों जितनी रखेगी, लेकिन अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन करती है। एक प्रकार से आक्रामक विज्ञापन नीति अपनाती है ताकि उसका खूब प्रचार प्रसार हो, उपभोक्ताओं के दिमाग में एक बात बैठ जाए कि इस कंपनी का उत्पादन है या इस वस्तु की जो वस्तु है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की, हमें तो यही खरीदना है। हर टीवी सीरियल में वो ऐड देते रहते हैं तो हमें दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। जैसे आज कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, अगर उसके घर में टेलीविज़न सेट है, वो टीवी देखता है, तो उसे जितने भी टूथपेस्ट के ब्रांड आते हैं उन सब के लगभग नाम याद हो जाते हैं, क्योंकि हर टीवी सीरियल में कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, क्लोजअप का आ जाता है, बाबा रामदेव की दंत कांति का आ जाता है, तो लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है। ठीक है, तो विज्ञापन का बहुत सहारा लिया जाता है। विज्ञापन के अलावा जो अन्य प्रकार की रणनीतियाँ वो भी अपनाई जाती हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विस जिसे हम कहते हैं, यानी बिक्री के बाद की सेवाएं जिन्हें हम वारंटी कहते हैं। कोई फर्म जब माल बेच देती है तो उसके बाद में वारंटी देती है कि हमारे उत्पाद में अगर 1 साल तक, 2 साल तक या 5 साल तक, अलग अलग कंपनी की अलग अलग नीति है, कोई 5 साल की वारंटी देती है, कोई 7 की, कोई 10 की, कोई 1 की भी देती है कि इस दौरान हमारे उत्पादन में अगर कोई भी गड़बड़ आ जाती है, हम जो वस्तु आपको बेच रहे हैं उसमें कोई भी गड़बड़ आ जाएगी तो बिना कोई शुल्क लिए हम उसको ठीक करके देंगे। कल्पना कीजिए कि 2 फर्में हैं, एक फर्म कोई वारंटी नहीं दे रही और दूसरी फर्म वारंटी दे रही है, तो क्या हम उस पहली फर्म का माल खरीदेंगे जो वारंटी नहीं दे रही है? हम तो दूसरी फर्म का माल खरीदेंगे, क्योंकि हमें ये तो विश्वास है कि 1-2 साल में अगर उसका माल खराब आता वो वापस उसको ठीक करके देगा। तो ऐसे में उस फर्म की बिक्री बढ़ जाएगी। इसके अलावा कई और सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए गिफ्ट आइटम, आप कोई उत्पादन खरीदेंगे तो उसके साथ में आपको ये फ्री गिफ्ट आइटम मिलेगा। किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकती है या कंपनी खुद फाइनेंस करवा सकती है उस, जैसे कोई महंगी चीज़ है, कार है या बड़ी कोई एसी है, बड़े मूल्य वाली वस्तु है, तो कंपनी उसके फाइनेंस की सुविधा भी दे सकती है। फाइनेंस कंपनी उनके साथ टाइप अप कर सकती है कि हमारा उत्पादन है उसके लिए हम आपसे फाइनेंस करवाएंगे, तो ग्राहक को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सामान खरीदने जा रहा है और वहीं उस वस्तु का फाइनेंस भी हो जाता है। तो इस प्रकार कीमत के अलावा बिक्री को बढ़ाने के लिए जो अन्य प्रयास हैं वो किए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कही जाती है कि अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। अल्पाधिकार बाजार में जो फर्म विज्ञापन नहीं कर पाती है उसके ग्राहक दूसरी फर्मों के पास चले जाते हैं, क्योंकि एक फर्म है वो विज्ञापन नहीं कर पा रही है, दूसरी फर्म है वो आक्रामक विज्ञापन नीति अपना रही है, तो ग्राहकों के दिमाग में उन दूसरी फर्मों के वस्तु की इमेज है वो बढ़ जाती है कि ये दूसरी फर्मों का माल ये अच्छा है, तो वो उनकी तरफ जाना शुरू कर देंगे। ऐसे में जिस फर्म ने विज्ञापन नहीं किया है उसकी बिक्री बहुत कम हो जाएगी, बंद होने की नौबत पर आ जाएगी वो फर्म। इसीलिए कहा जाता है अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। कई कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि किस बाजार में कहा जाता है कि विज्ञापन जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, तो वो होता है अल्पाधिकार। इसके बाद में आता है समूह व्यवहार। अब इसको थोड़ा समझना आप। एक होता है व्यक्तिगत व्यवहार। व्यक्तिगत व्यवहार का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे व्यवहार की बात करें तो मेरा व्यवहार कैसा है वो आप सबके व्यवहार पर निर्भर नहीं करेगा। मेरा अपना व्यवहार है, मैं किसके साथ कैसे बात करता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मेरी सोच कैसी है, वो मेरा अलग व्यवहार है। एक होता है सामूहिक व्यवहार। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना खुद का अलग अलग स्वभाव है, नेचर है, लेकिन जब हम एक समूह बना लेते हैं तो फिर समूह का स्वभाव कैसा है वो देखते हैं। वहाँ किसी अकेले व्यक्ति के स्वभाव पे ध्यान नहीं दिया जाता है, पूरा समूह किस प्रकार काम करता है। जैसे कई व्यापारी लोग हैं वो आपस में संगठन बना लेते हैं और फिर उसके माध्यम से लोक कल्याण के काम करते हैं।
अपनी दुकान में व्यापारी है, वो चाहे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, माल को ज़्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, जितना उससे लाभ कमाना चाहिए उससे ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, ग्राहक को जितनी जानकारी दे रहे हैं वो पूरी सही नहीं है, तो व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है वो किसी ग्राहक के साथ चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जिस समूह का सदस्य है वो पूरा समूह लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, अर्थात पैसों की मदद, जैसे मान लीजिए कोई गौशाला है उसमें चंदा देता है, या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई अनाथ आश्रम चला रहा है, तो वहाँ किसी अकेले व्यक्ति का जो स्वभाव कैसा है वो मायने नहीं रखता। उन्होंने जो पूरा समूह बना रखा है वो समूह कैसे निर्णय ले रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो वो होता है सामूहिक व्यवहार। तो दो व्यवहार मैंने बताए, एक होता है व्यक्तिगत व्यवहार, दूसरा सामूहिक व्यवहार, और तीसरा होता है समूह व्यवहार। समूह व्यवहार में एक फर्म जो करेगी या एक व्यक्ति जो करेगा वो ये देखेगा समूह के अन्य सदस्य हैं वो कैसा व्यवहार करेंगे, तो ऐसे में उनकी आपस में जो परस्पर निर्भरता है उसके द्वारा उनके व्यवहार हैं वो प्रभावित होते हैं। मैं चाहता तो था कि मेरी वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ा दूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ साथ समूह, जिस समूह का मैं सदस्य हूं, यानी कि जिस अल्पाधिकार बाजार में मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ 10 फर्में हो रहे हैं। मैं अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाऊंगा, हो सकता है अन्य फर्में कीमत नहीं बढ़ाएं, तो अगर मैंने अपनी वस्तु की कीमत बढ़ा दी तो मेरे ग्राहक दूसरों की तरफ चले जाएंगे, और जब मेरे ग्राहक दूसरी फर्मों की तरफ जा रहे हैं तो फिर दूसरी फर्में कीमत क्यों बढ़ाएंगी, वो तो नए ग्राहकों का स्वागत करेंगी। इसलिए दूसरी फर्में पता नहीं कीमत बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, उसकी बात वो मुझे सोचना है कि कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो जाए। तो इस प्रकार समूह व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति जब कोई निर्णय लेता है तो वो अन्यों के बारे में सोच करके निर्णय लेता है, ठीक है। तो अल्पाधिकार बाजार है वो समूह व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद में एक विशेषता आपकी बुक में दी हुई नहीं है, लिख लो। तो इस समूह व्यवहार के नीचे लिख लो नया हेडिंग, मांग वक्र की अनिश्चितता। मांग वक्र की अनिश्चितता। लिख लिया। अल्पाधिकार बाजार में जो फर्में काम करती हैं उनका मांग वक्र अनिश्चित होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में हमने देखा कि एक्स एक्सेस के समानांतर क्षैतिज रेखा होता है, एकाधिकार बाजार में बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है लेकिन लोच कम होती है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में भी बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है लेकिन लोच थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है? क्योंकि एक अल्पाधिकारी फर्म को ये पता ही नहीं है कि अगर मैंने कीमत इतनी रखी, भाई मांग वक्र क्या बताता है? मांग वक्र ये बताता है कि आप कीमत इतनी रखोगे तो बाजार में आपकी वस्तु की मांग मात्रा इतनी होगी, कीमत थोड़ी कम कर दोगे तो मांग मात्रा इतनी बढ़ जाएगी, ये बताता है ना मांग वक्र। लेकिन अल्पाधिकार बाजार में ये निश्चित ही नहीं होता है। अगर मैंने अपनी कार की कीमत, अपनी जो कंपनी में अपनी कार की कीमत है वो मान लीजिए 5 लाख रुपए रखी, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि 5 लाख रुपए में मेरी कितनी कारें बिकेंगी, क्योंकि अन्य फर्में हैं वो अपनी कीमत में अगर परिवर्तन कर दें तो हो सकता है कि जितना मैंने मांग सोची थी उससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, और मैं 5 लाख के बजाय कीमत को कम करके 3.5 लाख कर दूं तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि 3.5 लाख रुपए करने पर मेरी कंपनी की कारें कितनी और ज़्यादा बिकेंगी, यानी ग्राहक कितनी मांग करेंगे। ये तो इस अन्य फर्में हैं उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। मैंने 3.5 लाख कर दी कार की कीमत घटा करके, दूसरी फर्मों ने किसी ने 3 कर दी, किसी ने 3.25 कर दी, किसी ने 2.5 कर दी मान लो, तो ऐसे में क्या जितना मैंने सोचा था उतनी मेरी वस्तु की मांग मात्रा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो अल्पाधिकार बाजार में विभिन्न फर्मों की जो परस्पर निर्भरता है उसके कारण एक फर्म इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकती कि विभिन्न कीमतों पर उसकी वस्तु की कितनी मांग होगी। अल्पाधिकार बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग वक्र पूर्णतः अनिश्चित होता है। ये अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं पूरी होती हैं। अब इससे पहले वाला पॉइंट ले लेता हूं, अल्पाधिकार के प्रकार। ठीक है,
हाँ, पहला दिया हुआ है शुद्ध अल्पाधिकार अथवा पूर्ण अल्पाधिकार। इसकी मैं भी चर्चा कर चुका था। शुद्ध अल्पाधिकार या पूर्ण अल्पाधिकार उस अल्पाधिकार को कहा जाता है जिसमें सभी फर्मों की वस्तुएं समरूप होती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। इसके बाद इसी का जो उल्टा होता है वो है विशिष्टीकृत अथवा अपूर्ण अल्पाधिकार। यहाँ आपकी बुक में इसी हेडिंग के नीचे देखो, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ अंडरलाइन कर लेना। हेडिंग अलग से नहीं दिया हुआ है तो अंडरलाइन कर लेना। विशिष्टीकृत अथवा अपूर्ण अल्पाधिकार। विशिष्टीकृत अथवा अपूर्ण अल्पाधिकार अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें विभिन्न फर्मों का जो उत्पाद है वो समरूप नहीं होता, लेकिन निकट का स्थानापन्न अवश्य होता है। इसके बाद है खुला एवं बंद अल्पाधिकार। खुला एवं बंद अल्पाधिकार क्या है वो देखें। खुला अल्पाधिकार, खड़े हो जाओ, यहाँ साइड में खड़े हो। हाँ, खुला एवं बंद अल्पाधिकार। खुला अल्पाधिकार किसे कहेंगे वो सुनो। खुला अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें नई फर्मों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। नई फर्में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं और पुरानी फर्में जा भी सकती हैं। बंद अल्पाधिकार का, इसका बिल्कुल उल्टा कर लो। बंद अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इसके बाद में मिलीभगत तथा प्रतिस्पर्धी अल्पाधिकार। मिलीभगत वाला अल्पाधिकार क्या है? मिलीभगत वाला अल्पाधिकार अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें जो सभी अल्पाधिकारी फर्में हैं, यानी अल्पाधिकार बाजार में काम करने वाली जितनी भी फर्में हैं, ये आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलजुल करके इस प्रकार की रणनीति अपनाती हैं ताकि सभी फर्मों का जो कुल लाभ है वो अधिकतम हो जाए। यानी एक दूसरे के साथ वो गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे कि मैंने कीमत इतनी कम कर दी दूसरा और, तब ये नहीं करेंगे। इस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं ताकि सबको आसानी से लाभ कमाने को मिले। दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धी अल्पाधिकार। प्रतिस्पर्धी अल्पाधिकार बाजार में सभी अल्पाधिकारी फर्में अपना अपना लाभ अधिकतम करने की सोचती हैं और अन्य फर्मों से कोई मिली भगत नहीं करती हैं, कोई समझौता नहीं करती, प्रतिस्पर्धा करती हैं। चाहे वो कीमत को लेकर के प्रतिस्पर्धा हो जो बहुत कम होती है, लेकिन अन्य जो प्रतिस्पर्धी हैं, अन्य प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है जिसे जैसे विक्रय लागतें हैं, विज्ञापन है, इन सब के द्वारा प्रतिस्पर्धा की जाती है। इसके बाद में आता है आंशिक अथवा पूर्ण अल्पाधिकार। आंशिक अथवा पूर्ण अल्पाधिकार क्या होता है? आंशिक अल्पाधिकार अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें अल्पाधिकार बाजार में जो फर्में काम कर रही हैं उनमें से कोई एक फर्म, वो बहुत बड़ी फर्म होती है, उसका बाजार के कुल जो हिस्सा है उसमें ज़्यादा शेयर होता है, ज़्यादा हिस्सा होता है, और वो पूरे बाजार की एक प्रकार से लीडर यानी नेतृत्वकर्ता बन जाती है, और अन्य फर्में हैं वो उसका अनुसरण करती हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा जगत में की अगर हम बात करें तो कोई एक बहुत बड़ा कॉलेज है जो पूरे देश में जिसका नाम है, तो ज़्यादातर यानी लगभग 40% स्टूडेंट या 50% स्टूडेंट उस कॉलेज या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। बाकी के जो दूसरे कॉलेज हैं वो उस कॉलेज इतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं उसकी तुलना में। तो ऐसे में कॉलेज में जो फीस का निर्धारण है वो कौन करेगा? जो सबसे बड़ी कॉलेज है वो निर्धारित करेगी कि फीस इतनी है। अन्य फर्में हैं यानी अन्य जो कॉलेज हैं वो उसके आसपास यानी मिलती जुलती कीमतें रखेंगी। तो अब आंशिक जो अल्पाधिकार है उसमें कोई एक नेतृत्व करता, एक लीडर होता है, जबकि जो पूर्ण अल्पाधिकार है उसमें सारी फर्में लगभग समान होती हैं, उनमें कोई बहुत बड़ी फर्म नहीं होती जो नेतृत्व करता होती है। यहाँ लगभग सारी फर्में एक जैसी होती हैं। इसके बाद में है समूहित तथा संगठित अल्पाधिकार। समूहित तथा संगठित अल्पाधिकार जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मिली भगत वाला लगभग वैसा ही होता है। तो
समूहित तथा संगठित अल्पाधिकार बाजार में काम करने वाली सभी फर्में मिलकर के आपस में कोई औपचारिक या अनौपचारिक समझौता कर लेती है। औपचारिक का मतलब है कोई लिखित समझौता होता है, अनौपचारिक का मतलब है कोई लिखित समझौता नहीं होता, ऐसे ही आपस में बातचीत करके मौखिक समझौता होता है। औपचारिक समझौते में तो समझौता अगर कोई तोड़ता है तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी, क्या जुर्माना लगाया जाएगा, वो प्रावधान होता है, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता। तो समूहित तथा संगठित अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जहां सभी अल्पाधिकारी फर्में आपस में या तो कोई औपचारिक या अनौपचारिक समझौता कर लेती हैं और सभी मिलकर के अपना कुल लाभ अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। वो ये तय कर लेती हैं कि सभी अल्पाधिकारी फर्में जो कोई एक संगठन बना लेती हैं और उस संगठन के द्वारा ये तय किया जाता है कि बाजार में कीमत कितनी रखी जाएगी, बाजार में कुल कितना उत्पादन किया जाएगा और कुल उत्पादन में से फर्म ए कितना उत्पादन करेगी, फर्म बी कितना उत्पादन करेगी, सी कितना करेगी, यानी कुल उत्पादन में प्रत्येक फर्म का कोटा कितना होगा वो संगठन तय करता है। तो ऐसे को हम कहते हैं समूहित तथा संगठित अल्पाधिकार। ठीक है, ये अल्पाधिकार बाजार के रूप पूरे होते हैं। अब आता है अगला पॉइंट है एक अल्पाधिकार बाजार में कीमत तथा उत्पादन संबंधी निर्णय। ठीक है, एक अल्पाधिकार बाजार में कीमत तथा उत्पादन संबंधी निर्णय कैसे लिए जाते हैं वो देखो। हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा में चित्र बना करके देखा कि फर्म का संतुलन कहाँ होगा, उसे अधिकतम लाभ कहाँ मिल रहा है। एकाधिकार में देखा और एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में भी देखा, लेकिन देखा कब? देखा तब जब हमें पता था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का मांग वक्र कैसा है, एकाधिकार बाजार में मांग वक्र कैसा है और एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में मांग वक्र AR-MR वक्र बनाए थे ना, तभी तुम संतुलन बना सकते हैं कि सीमांत लागत उसको कहाँ काटेगी। लेकिन अल्पाधिकार बाजार में तो फर्म का मांग वक्र यानी कि AR वक्र ही अनिश्चित होता है। तो जब AR वक्र अनिश्चित है मतलब MR वक्र भी अनिश्चित होगा, सीमांत आगम वक्र अनिश्चित होगा। तो जब सीमांत आगम वक्र है ही नहीं तो सीमांत लागत वक्र काटे किसको? ये सीमांत लागत तो बढ़ती जाएगी, सीमांत आगम वक्र है ही नहीं तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आएगा ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि संतुलन कहाँ होगा? तो अल्पाधिकार बाजार में एक फर्म का लाभ अधिकतम कहाँ होगा, वो कितनी मात्रा का उत्पादन करेगी, इसके लिए कोई स्पष्ट बिंदु हमें प्राप्त नहीं होता है क्योंकि मांग वक्र अनिश्चित है। तो फिर इसका समाधान कैसे किया जाए? तो अल्पाधिकार बाजार में उत्पादन कितना होगा, कितनी कीमत निर्धारित की जाएगी, इसके संबंध में विभिन्न जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए हैं। लेकिन हम किसी भी एक मॉडल को पूर्ण रूप से सही नहीं मान सकते। कोई एक बात सही कहता है तो दूसरी उसमें कमियां होती हैं, कोई दूसरा एक बात सही कहता है तीसरी उसमें कमियां हैं। हम किसी एक मॉडल को पूर्णतः सही नहीं मान सकते। लेकिन कुछ प्रसिद्ध मॉडल हैं जिनमें से 3 इसमें महत्वपूर्ण दिए हुए हैं, जिनमें क्या क्या चर्चा करें मैं जल्दी से पढ़ देता हूं फिर अपने पॉइंट पर आता हूं। पहला जो अल्पाधिकारी मॉडल है उसमें कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा यह माना गया है कि अल्पाधिकारी संस्थाएं अपनी पारस्परिक निर्भरता की उपेक्षा करती हैं और स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेती हैं। लेकिन ये मान्यता ही गलत ले रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि जो परस्पर निर्भरता है उसकी वो उपेक्षा करते हैं और अपने निर्णय खुद लेते हैं कि हम तो इतनी कीमत रखेंगे और इस कीमत के अनुसार हमें इतनी बिक्री करनी है। लेकिन ये मान्यता पूरी तरह से गलत है। अल्पाधिकार बाजार की तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि सारे फर्में हैं वो परस्पर निर्भर होती हैं। तो ऐसे में कोई एक फर्म अन्य फर्मों की जो परस्पर निर्भरता है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। तो मेरी नज़र में तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक अल्पाधिकारी अपने प्रतिस्पर्धियों के प्रतिक्रिया पैटर्न का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होता है तथा अपने पूर्वानुमान के आधार पर वह कीमत या मात्रा संबंधी निर्णय लेता है। हाँ, जो प्रतिस्पर्धी फर्में हैं उनकी प्रतिक्रिया का पैटर्न का मतलब है ढांचा,
कि वो किस प्रकार से काम करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कीमत बढ़ाने की सोचूंगा तो अन्य फर्में कीमत बढ़ाएंगी या नहीं बढ़ाएंगी, पूर्व में उन्होंने क्या किया था उसके आधार पर मैं सोच सकता हूं कि अब वर्तमान में वो क्या करने वाले हैं। तो ये काफ़ी हद तक ठीक है। इसमें एक फर्म है वो अपनी जो भी कोई क्रिया करती है तो अन्य फर्में क्या प्रतिक्रिया करेंगी उसका एक अनुमान लगा लेता है और उसके आधार पर अपनी कीमत का निर्धारण करता है। ठीक है। तीसरा दृष्टिकोण है ये अल्पाधिकारी एक अनुबंध कर लेते हैं और अपने साझा हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था सामूहिक तथा संगठित अल्पाधिकार, इसमें सारी फर्में आपस में मिल करके और एक संगठन बना लेती है और ये संगठन तय करता है कि उत्पादन कितना होगा, कीमत कितनी होगी और प्रत्येक फर्म कितना हिस्सा बेचेगी। इन्हीं मॉडलों में से एक और महत्वपूर्ण है जिसे हम कहते हैं कीमत में नेतृत्व। परीक्षा में काफ़ी पूछा जाने वाला है और महत्वपूर्ण है। प्राइस लीडरशिप इसे अंग्रेजी में कहते हैं। कीमत में नेतृत्व, ठीक है, पेज नंबर 4.60 पे समझे। अब अल्पाधिकार बाजार में जैसा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो आंशिक अल्पाधिकार होता है इसमें कोई एक बड़ी फर्म होती है और ये बड़ी फर्म पूरे समूह का नेतृत्व करती है। ये फर्म क्योंकि बाजार में सबसे बड़ी फर्म होती है इसलिए ये फर्म अपना अनुमान लगा लेती है कि पूरा बाजार है उसमें जो कुल मांग है उसमें से हमारा हिस्सा कितना होगा। यानी पूर्व के वर्षों में उसने जितना माल बेचा है, जैसे हम बात कर लेते हैं कार बाजार का, तो पूर्व के वर्षों में भारत में कुल कितनी कारें बिकी हैं और उस कुल बिक्री में मारुति कंपनी का शेयर कितना है, यानी मारुति की कितनी कारें बिकी। तो मारुति कंपनी का शेयर फिक्स पता लग गया कि पिछले साल जैसे मान लीजिए 100 कारें बिकी थी और उसमें से 40 कारें मारुति कंपनी की बिकी हैं, यानी कुल बाजार में मारुति कंपनी का शेयर 40% है। तो मारुति कंपनी अगले साल के लिए जब निर्णय लेगी तो ये मान करके चलेगी कि कुल बाजार में मेरा हिस्सा 40% है, उसके अनुसार वो अपने मांग वक्र का निर्धारण करेगी और फिर उसका लाभ अधिकतम कहाँ होगा उसके अनुसार वो कीमत का निर्धारण कर देती है। और अन्य फर्में हैं उसकी कीमत का अनुसरण करती हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी फर्म है, उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती, तो अन्य फर्में उसका अनुकरण करती हैं। एक तरीका तो ये है। कीमत नेतृत्व कोई एक तरह का नहीं होता, कीमत नेतृत्व कई तरह के होते हैं। मैंने एक रूप बताया, दूसरा रूप देखें। दूसरा जो प्रकार का कीमत नेतृत्व है उसमें जो सबसे बड़ी फर्म होती है वो ये देखती है कि मेरी उत्पादन लागत कितनी है और अन्य फर्में हैं उनकी उत्पादन लागत लगभग कितनी आ रही है। तो ऐसे में वो जियो और जीने दो की रणनीति अपनाती है कि मैं भी लाभ कमाऊं, दूसरी फर्में भी लाभ कमाएं, यानी जियो और जीने दो की नीति अपनाती है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी फर्म होती है वो कीमत इतनी निर्धारित करती है कि उसको खुद को भी लाभ हो और अन्य फर्मों को भी लाभ हो, ताकि व्यवसाय में सारी फर्में आसानी से काम कर सके। ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कीमत नेतृत्व में एक रूप ये भी है कि जो सबसे बड़ी फर्म है वो सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचे कि कुल बाजार में उसका हिस्सा कितना है, उसके अनुसार वो अपने मांग वक्र के द्वारा अधिकतम लाभ का बिंदु तय कर ले और अन्य फर्मों पे दबाव डाले कि अन्य फर्में भी इस कीमत का ही अनुसरण करेंगी। अगर अन्य फर्मों ने कीमत कम रखी है तो ऐसे में वो उनको धमकी दे सकती है बड़ी फर्म कि अगर आपने मेरा अनुसरण नहीं किया तो मैं अपनी कीमतों को घटा करके आपको बाजार से बाहर कर दूंगा। क्योंकि बड़ी फर्म है वो तो कुछ समय तक कम लागत पर कम लाभ पर भी काम कर सकती है, थोड़ी हानि भी सहन कर सकती है, लेकिन छोटी फर्में हानि उठाएंगी तो बाजार से बाहर निकल जाएंगी। तो ऐसे में वो एक प्रकार से अन्य फर्मों के ऊपर दबाव बना करके अपना कीमत नेतृत्व स्थापित करती है। तो ये कीमत नेतृत्व के कुछ रूप हैं। आपको कुछ और किताबें आप पढ़ोगे, नेट पे आप अध्ययन करोगे तो एक दो रूप और भी मिल सकते हैं। अब इस पार्ट अल्पाधिकार बाजार का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है विंकुचित मांग वक्र।
हेडिंग है 3.3, ठीक है, 3.3.3 ऐसे है। इंग्लिश में कहते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, देखो समझो इस चीज को। कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्पाधिकार बाजार में कीमत का निर्धारण विंकुचित मांग वक्र सिद्धांत द्वारा होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्पाधिकार बाजार का जो विंकुचित मांग वक्र है वो कभी ये नहीं बताता कि वस्तु की कीमत का निर्धारण कितना होगा और उत्पादन कितना होगा। तो फिर विंकुचित मांग वक्र बताता क्या है? विंकुचित मांग वक्र तो इतना बताता है कि वर्तमान में जो कीमत प्रचलन में है, वर्तमान में जो कीमत प्रचलित है वो स्थिर क्यों रह रही है, उसमें ज़्यादा वृद्धि और कमी क्यों नहीं होती। यानी अल्पाधिकार बाजार में जो कीमतों में स्थिरता की विशेषता है, ये कीमतों की स्थिरता या जिसे कहते हैं अनम्यता, ये क्यों पाई जाती है, इसका स्पष्टीकरण है वो विंकुचित मांग वक्र करता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। विंकुचित मांग वक्र का जो मॉडल है वो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, पॉल एम स्वीजी, ठीक है। तो प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी ने ये मॉडल दिया था, इसीलिए इसे स्वीजी मॉडल भी कहा जाता है। और स्वीजी मॉडल यानी विंकुचित मांग वक्र मॉडल है, वो हमें ये बताता है कि अल्पाधिकार बाजार में प्रचलित कीमतें स्थिर क्यों रहती। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, एक चित्र बना देता हूँ फिर आपको स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, यहां हम लेंगे कीमत और यहां लेंगे मात्रा, ठीक है। अब देखो ये है अल्पाधिकारी बाजार के विंकुचित मांग वक्र का पहला हिस्सा, ठीक है। और इसके बाद में ये है दूसरा हिस्सा। विंकुचन का मतलब होता है, यानी किंग का मतलब होता है कि यहां प्रचलित जो कीमत है उस पर मोड़ आ रहा है। यानी अल्पाधिकार बाजार में जब कीमत ओपी है तो इस ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा का उत्पादन बाजार में कोई फर्म कर रही है, ठीक है। एक फर्म की बात करें तो एक फर्म ये मानती है कि अल्पाधिकार बाजार में उसका जो मांग वक्र है वो विंकुचित है, ये फर्म का मांग वक्र है, ठीक है। और बाजार में जो कीमत प्रचलित है इस कीमत पर यहाँ इस मांग वक्र में ये किंक यानी कि एक मोड़ आ रहा है। इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये विंकुचन या मोड़ क्यों आ रहा है? तो अल्पाधिकार बाजार में जो विभिन्न फर्में काम कर रही हैं, तो एक फर्म जब ये देखती है कि मैं कोई कार्यवाही करूंगा तो अन्य फर्में कैसे प्रतिक्रिया करेंगी, उस प्रतिक्रिया का जो अनुमान है, उसका जो पैटर्न है, उसकी वजह से ये विंकुचन आता है। कैसे, अभी थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एक अल्पाधिकारी फर्म ये देखती है कि बाजार में ओपी कीमत प्रचलित है और यहाँ वो फर्म ओक्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है। अब अगर वो सोचे कि मैं अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाऊं और कीमत को बढ़ा करके P1 तक करूं, तो अगर मैं कीमत बढ़ाऊंगा तो ऐसे में मेरी वस्तु महंगी हो जाएगी, और अगर अन्य फर्मों ने अपनी वस्तु की कीमत नहीं बढ़ाई तो ऐसे में मेरी वस्तु की बाजार मांग मात्रा बहुत ही घट जाएगी। तो जैसे ही कीमत बढ़ी तो ऐसे में जो मांग मात्रा है इतनी घट जाएगी। तो अल्पाधिकारी फर्म ये देखती है कि जो प्रचलित कीमत है उससे ऊपर का जो मांग वक्र है वो ज़्यादा लोचदार है, यानी यहाँ मांग की लोच है वो ज़्यादा है। जैसे ही कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यानी कीमत में वृद्धि करेंगे, तो मांग मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि अन्य फर्में कीमत बढ़ाएंगी नहीं, तो ऐसे में हमारी जो वस्तु है उसकी मांग मात्रा घट जाएगी। दूसरी तरफ अगर अल्पाधिकारी सोचता है
कि मैं उतना ही कीमत में कमी भी कर दूं, जितनी कीमत बढ़ाई थी उतनी कीमत कम करूं। तो कीमत कम करेगा तो ऐसे में मांग मात्रा में कोई खास वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मांग, जो प्रचलित कीमत का जो मांग वक्र है वहां मोड़ है, और इस मोड़ के नीचे वाला जो हिस्सा है वो बेलोचदार है। ये बेलोचदार क्यों हुआ? क्योंकि अगर अल्पाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की कीमत घटाएगी तो ऐसे में जो अन्य फर्में हैं उनको ये डर लगेगा कि इस फर्म ने कीमत घटा दी है तो हमारे जो ग्राहक है वो इस फर्म की तरफ जाने लगेंगे। इसलिए अन्य फर्में ग्राहकों को अपने पास रोकने के लिए वो भी अपनी वस्तु की कीमत घटाएंगी। तो जब अन्य फर्में भी कीमत घटा देंगी तो ज़्यादा ग्राहक उसकी तरफ आएंगे नहीं। ऐसे में उसकी बिक्री में थोड़ी सी वृद्धि होगी। तो अल्पाधिकारी ये देखता है कि प्रचलित कीमत पर वो जो मात्रा का उत्पादन और बिक्री कर रहा है, अगर यहाँ से वो विचलन करता है, कीमत में बढ़ाने की कोशिश करता है, तो भी उसको नुकसान है। क्योंकि कीमत बढ़ाएगा तो उसकी मांग मात्रा घट जाएगी, उसको नुकसान होने वाला है। दूसरी तरफ अगर वो कीमत घटाए तो भी उसको कोई खास लाभ नहीं होगा। कीमत घटाएंगे तो इतना नुकसान हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरी तरफ कीमत में घटाने से सिर्फ इतना लाभ हो रहा है। तो कीमत घटाने से लाभ की तुलना में हानि ज़्यादा हो रही है, और कीमत अगर बढ़ाएं तो भी हानि हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्पाधिकारी अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस करता है कि प्रचलित कीमत से अगर वो कीमत बढ़ा दे तो भी उसको नुकसान होगा, और प्रचलित कीमत से अगर कीमतों में कमी कर दे तो भी उसको नुकसान होगा। अगर उसकी लागतें भी थोड़ी बहुत कम हो जाए ना, जैसे कच्चे माल की कीमत कम हो जाए या श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाए, तो भी वो कीमतों में कम करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मैंने कीमत घटाई, अन्य फर्में भी कीमत घटाएंगी और मेरी बिक्री नहीं बढ़ेगी। तो कीमत बढ़ा भी नहीं सकता और कीमत घटा भी नहीं सकता। इसलिए अल्पाधिकार बाजार में प्रचलन में जो कीमत चल रही है वो कीमत अनम्य या स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसका चित्र आप इस प्रकार बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये हटा दूं, ये समझाने के लिए बनाया था मैंने आपको, ठीक है। परीक्षा में बनाए तो आप सिर्फ इतना बना रहे, ठीक है। ये प्रचलित कीमत है और इस पर ये मात्रा की उत्पादन और बिक्री वो कर रहे हैं। यहाँ किंक यानी कि मोड़ है, ये हिस्सा है ये ज्यादा लोचदार है और ये हिस्सा कम लोचदार है। कोई डाउट इसमें? यहां अल्पाधिकार बाजार पूरा होता है। अब बाजार के छोटे छोटे से एक दो रूप और हैं जो 5 मिनट में मैं क्लियर कर देता हूं, समझे, ठीक है। पेज नंबर 4.62 पे दिया हुआ है, हेडिंग है 3.3.4, ठीक है। बाजार के अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप। सबसे पहला दिया है द्व्याधिकार, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ड्यूओपोली। द्व्याधिकार नाम से पता चल रहा है दो का अधिकार। तो द्व्याधिकार अल्पाधिकार बाजार का ही एक विशेष रूप है जिसमें विक्रेताओं की संख्या मात्र 2 होती है, ठीक है। तो द्व्याधिकार बाजार क्या कहलाएगा? द्व्याधिकार बाजार बाजार का वह रूप है जिसमें विक्रेताओं की संख्या सिर्फ 2 होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है क्रेताधिकार। क्रेताधिकार क्या है? जैसे हमने पढ़ा ना एकाधिकार, तो एकाधिकार में तो सिर्फ एक विक्रेता होता है, जबकि क्रेताधिकार में क्रेता सिर्फ एक होता है। विक्रेता तो बहुत सारे होते हैं लेकिन क्रेता सिर्फ अकेला, यानी खरीदार एक होता है। आप कहोगे सर बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो, एक क्रेता कब होता है? तो उदाहरण भी बताऊंगा, वास्तव में ऐसा होता भी है। क्रेताधिकार बाजार का वह रूप है जहां किसी वस्तु का मात्र एक ही क्रेता होता है, किसी वस्तु या किसी सेवा का एक ही क्रेता होता है। ये ज्यादातर साधन बाजार में होता है, ठीक है। बाजार दो प्रकार के ना, एक वस्तु बाजार और दूसरा साधन बाजार।
यानी जहाँ उत्पादन के साधन है वो अपनी सेवाओं को बेचते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए एक गांव ऐसा है या एक कस्बा ऐसा है जहां एक बहुत बड़ी फर्म है वो काम कर रही है और वहां रोजगार देने वाली कोई और फर्म नहीं है। तो ऐसे में जो श्रमिक हैं वो अपनी श्रम सेवाएं बेचते हैं। इसका मतलब वो श्रम की पूर्ति करने वाले हैं, विक्रेता हैं बहुत सारे, लेकिन श्रम को खरीदने वाली तो वो अकेली फर्म है। ठीक है, तो वो जो कीमत तय करेगी उसी कीमत पर सारे विक्रेताओं को अपनी श्रम सेवा बेचनी पड़ेगी। तो श्रम या कहना चाहिए साधन बाजार में, जिसे आपकी किताब में दिया हुआ उपादान बाजार, तो वहाँ कट कर लेना। क्रेताधिकार में जहाँ उपादान बाजार लिखा है ना, तो उपादान को कट करके आप लिख लो साधन, ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, उपादान की जगह क्या कर लोगे, साधन। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। क्रेताधिकार बाजार का वह रूप है जहाँ किसी वस्तु अथवा सेवा का मात्र एक ही क्रेता होता है और यहाँ ये क्रेता द्वारा ही कीमत का निर्धारण किया जाता है। और आमतौर पर ये वस्तु बाजार में नहीं पाया जाता, ये साधन बाजार में होता है। इसके बाद में है अल्प क्रेताधिकार बाजार। जैसे अल्पाधिकार बाजार पढ़ा आपने, जहाँ विक्रेताओं की संख्या थोड़ी सी होती है, तो उसका उल्टा कर लो, अल्प क्रेताधिकार बाजार। तो अल्प क्रेताधिकार बाजार का वह रूप है जहाँ क्रेताओं की संख्या थोड़ी सी होती है, यानी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 तक होती है। अब जैसे मान लीजिए कि एयरलाइंस कंपनियां, अब जितने भी पायलट हैं जो एरोप्लेन चलाने वाले हैं, उनकी सेवाओं की खरीदार कौन है, ये एयरलाइंस चलाने वाली कंपनियां ही हैं। अब पायलट है वो रोडवेज में तो नौकरी के लिए अप्लाई कर नहीं सकता कि भाई मेरे पास पायलट है, मैं हवाई जहाज चला सकता हूँ तो मैं राजस्थान रोडवेज भी चला लूँगा, वहाँ उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। वो रेलवे डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर सकता कि मैं हवाई जहाज चला सकता हूँ तो आपका रेल का इंजन भी चला दूँगा, नहीं मिलेगी उसको नौकरी वहाँ। तो ये जो एयरलाइंस कंपनी है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, गिनती की किसी देश में 10-5 होती हैं। तो ऐसे में जो एयरलाइंस कंपनियां हैं ये पायलट की सेवाओं को खरीदने वाली थोड़ी सी फर्म है, इसलिए हम कह सकते हैं पायलट की सेवाओं को खरीदने वाला बाजार कैसा है, अल्प क्रेताधिकार बाजार। इसके बाद में है द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार का वो रूप है जहां एक क्रेता होता है और एक ही विक्रेता होता है। ठीक है, तो ये बाजार के हमने कुछ रूप पढ़े और आज ये पाठ यही खत्म।